दो प्रसिद्ध रचनाकारों का विवरण देख लिया था। और दूसरी चीज ये कि मान लो कि किसी रचनाकार का विवरण छूट जाए या मुझसे मिस्टेक से छूट जाए, ध्यान ना रहे या कुछ पॉइंट ऐसे छूट जाए, तो मैं उसको प्रश्न पत्र जो मैं तैयार करता हूं उस प्रश्न पत्र में दे दूंगा, ताकि आप लोग तैयार करो अच्छे से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक तो जान लिया था कि पुष्पदंत से संबंधित चीजें हम लोगों ने जान ली थी कि पुष्पदंत कौन था, पुष्पदंत से संबंधित चीजें हम लोगों को पता थी। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर जो विभिन्न किताबों में दिए हुए हैं। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य, पहला है कि हरिसेन की रचना, एक है हरिसेन की रचना क्या है, धम्म परीक्षा। धम्म परीक्षा, ठीक है। इस धम्म परीक्षा नामक रचना में 3 कवियों का उल्लेख है। ये प्रश्न बहुत आता है, ठीक है। चतुर्मुख, दूसरा स्वयंभू और तीसरा पुष्पदंत, ठीक है। ये जो चतुर्मुख है ये पद्धड़िया बंध के प्रवर्तक हैं। ठीक, क्या है पद्धड़िया बंध? तो पद्धड़िया बंध कहते हैं कि एक मात्रिक छंद है और 16 मात्रा इसमें होती है। जो मात्राओं का यह जो मात्रिक छंद है इसको हम कहते हैं पद्धड़ी। इसको क्या कहते हैं? पद्धड़ी, ठीक है, इसको कहते हैं पद्धड़ी। और इससे इस पर जो इस आधार पर रचनाएं लिखी जाती हैं, यानी मात्रिक छंद में जो रचनाएं, जो 16 मात्राओं पर पद्धड़ी में जो रचनाएं की जाती हैं उन्हें पद्धड़िया बंध कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अगला ये दूसरी चीज, दूसरे अब महत्वपूर्ण जो कवि हैं उन पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कवि हमारे सामने बीच में हैं वो है धन। कौन है? धनपाल। धनपाल के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। पहली चीज, वाक्यपति राज मुंज के सभा कवि थे। दूसरी चीज, मुंज ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी, ठीक है। तीसरी चीज, इनकी रचना भविष्यत कहा, ठीक है। यह 10वीं शताब्दी की रचना है और इसका संपादन किसने किया? इसका संपादन किया डॉक्टर याकोबी, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे आगे हमारे बीच जो कवि आते हैं, जो रचनाकार आते हैं, वो है जिनदत्त सूरी, जिनके विषय में हम लोगों ने जान लिया है, फिर भी यहाँ उन पर चर्चा करना वांछित है, ठीक है। जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी के विषय में जो जो बातें हम लोगों ने पढ़ी थी वही बातें हम लोगों को यहाँ दोहरानी है। पहली चीज कि इनकी रचना क्या है? उपदेश
रसायन रास, पहली चीज ये। दूसरी चीज, यह जो उपदेश रसायन रास है वह जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, यही रचना अपभ्रंश का प्रथम रास ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें कुल पद्य कितने हैं? इसमें कुल पद्य 80 हैं। अब आ जाइए, जो अगले जो हमारे कवि हैं उनका नाम है अब्दुल रहमान। क्या है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जिन्होंने प्रसिद्ध रचना की, जिनका नाम है अब्दुल रहमान, इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। ठीक है, यह संदेश रासक प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। ठीक है, दूसरी चीज, देशी भाषा में लिखा पहला काव्य ग्रंथ है। तीसरा, संदेश रासक खंड काव्य है। चौथी बात जो इनकी है वह है इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह का चित्रण है। पांचवी चीज है कि इनके विषय में, ये इतना ही हो गया। अब इनके विषय में एक जो महत्वपूर्ण बात है, इनके विषय में यानी अब्दुल रहमान के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा को संक्रांति कालीन भाषा कहा जाता है। संक्रांति कालीन भाषा कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा? तो इसे कहा है विश्वनाथ तिवारी ने। क्यों? क्योंकि इनका जो समय है वो निर्धारित किया गया है 12वीं शती उत्तरार्ध से 13वीं शती प्रारंभ। ठीक है, तो जो नदियों के बीच जो भाषा होने के कारण इसे संक्रांति कालीन भाषा विश्वनाथ तिवारी ने कहा है। अगला रही है, अगला है हमारे बीच जो प्रसिद्ध जो हमारे बीच कवि हैं या रचनाकार है वह है मुनि राम सिंह। कौन है? मुनि राम सिंह। ठीक है, मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह, इनका समय अगर हम निर्धारित करें तो 1000 ईस्वी डॉक्टर हीरालाल
ने निर्धारित किया। दूसरी चीज, इनकी रचना पाहुड़ दोहा है। तीसरी चीज, जैन साहित्य में, यह प्रश्न भी मैंने, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया था, जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि। ठीक है। अगला जो इंदु, अगला जाइए, जो इंदु एक कवि है। ठीक है, जो इंदु, जो इंदु क्या है? तो इनके विषय में सबसे पहली बात कि दोहा काव्य, मतलब ऐसा काव्य जिसमें जो दोहे द्वारा रचित हो, यानी जिसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया हो, यानी दोहा काव्य का आरंभ करता यही है। आरंभ 8वीं शती में इन्होंने किया, इन्होंने किया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनकी रचनाएं, पहली रचना क्या है? परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश। दूसरी रचना क्या है? योग सार। ठीक है, यहां इतना ही महत्वपूर्ण इनसे। ठीक है, यहां इतना ही। जो इंदु के बाद अब हम अगले कवि पर आएंगे। अगले कवि का नाम है, जो हमारे बीच हैं, बहुत बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, बहुत बड़े विद्वान, और इनका नाम है, ये एक जैन आचार्य थे, हेमचंद। 1088 में इनका जन्म हुआ था। ये, इनके आश्रयदाता कौन थे? गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह तथा उनके भतीजे, कुमार पाल के राज दरबार में ये थे। तीसरी चीज, इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, यानी संपूर्ण रचनाएं आप लोगों को याद करनी है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ठीक है, इसका दूसरा नाम सिद्धहेम है, मतलब यह सिद्धहेम के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें क्या है? तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसमें संस्कृत, इसमें क्या है महत्वपूर्ण? इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, तीनों का समावेश है। ठीक है, यानी तीनों का व्याकरण इसमें निहित है, अंतर्निहित है। दूसरी जो इनकी रचना है, इनकी दूसरी रचना है कुमार पाल चरित्र। कुमार पाल चरित्र, कुमार पाल चरित्र हो गया। तीसरी रचना है योग शास्त्र। चौथी रचना है प्राकृत व्याकरण। पांचवी रचना है छंदानुशासन। छठी रचना है देशी नाममाला कोश।
देशी नाममाला कोश। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज जो इनके विषय में कहा जाता है वो यहां मैं लिख दे रहा हूं। पहली चीज तो यह कि इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्हें पाणिनि कहा जाता है। और दूसरा कि इन्होंने द्वयाश्रय नामक काव्य द्वयाश्रय काव्य की रचना की। ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीजें यहां आप लोगों को इनके विषय में जाननी है। आगे अगला है आप लोगों के बीच सोमप्रभ सूरी। कौन है? सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या है महत्वपूर्ण बातें? तो इनका जो समय है 1252 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ। ठीक। दूसरी चीज, इनकी रचना का नाम है कुमार पाल प्रतिबोध। यह रचना 1241 विक्रम संवत। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि कुछ किताबों में क्या क्या दे देता है। आप समझो कि अब इनकी रचना 1252 में जन्म जब दिखला रहा है और 1241 विक्रम संवत में इन्होंने पुस्तक ही लिख दी, तो यह कैसे होगा भाई? यह भी समस्या है। दो में से एक ही चीज हो गई ना। या तो ये 1241 के बाद पहले पैदा हुए होंगे। बताओ आप लोग। तो यहां ये करना आप लोग, ये आप लोग इसको हटा देना। ठीक है। किताबों में इसके विषय में दिया है आविर्भाव काल। यानी हो सकता है कि इस समय इनकी खूब प्रसिद्धि हुई होगी। 1252 के आसपास में इनकी प्रसिद्धि दिखलाई पड़ती है। ठीक है। तो एक दिमाग में रखना, लेकिन इसका जन्म के आधार पर नहीं देखना। ठीक है। या तो इसमें कुछ मिस्टेक किया गया होगा जो पुस्तकों में ठीक से नहीं दिया होगा, तो उसको आप लोग देख करके इसको करेक्ट कर लेना। तो इसके विषय में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कुमार पाल प्रतिबोध इनकी रचना है, 1241 विक्रम संवत की है। इसमें गद्य भी है, पद्य भी है। ये गद्य प्लस पद्य। और इसमें क्या है, संस्कृत भी है और प्राकृत भी है। ये संस्कृत प्राकृत काव्य है। अब अगले जो हमारे बीच आचार्य आते हैं उनका नाम है जैनाचार्य मेरुतुंग। उनका नाम है जैनाचार्य मेरुतुंग। जैनाचार्य
मेरुतुंग। ठीक है। जैनाचार्य मेरुतुंग के विषय में जो महत्व बातें हैं वो है, तो जैन आचार्य हैं ये तो पता ही है, इनकी रचना है प्रबंध ठीक है, 1200 विक्रम संवत। महत्वपूर्ण है वो देखना कि दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा होने के कारण अपभ्रंश को दूहा विद्या भी कहते हैं। ठीक है, यानी दूहा विद्या का मतलब ये होगा दोहा में दो लोग विवाद कर रहे थे तो इनकी भी कथा इसमें आता था, इसलिए अपभ्रंश को दोहा विद्या भी कहते हैं। दोहा विद्या क्यों? क्योंकि अपभ्रंश में दोहा विद्या का प्रयोग पहले नहीं होता था। ठीक है, अपभ्रंश से पहले दोहा विद्या का प्रयोग नहीं होता था, तो इसमें सर्वप्रथम शुरुआत की गई। ठीक है, बारह सौ इकतालीस संवत तो लिखा ही है अमर जी, 1241 संवत ही लिखा है। जैसे ये जो है, इसमें जो मेरे पास जो पुस्तक थी उसमें क्या दिया है कि इनका आविर्भाव काल तो 1252 दिया है और पुस्तक की रचना 1241 विक्रम संवत दिया गया है। ठीक है, तो इस कारण से खैर उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे आइए, आगे जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनका नाम है लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो निम्नवत है। ये क्या है? ये व्यक्ति क्या है? ये संग्रह करता है। क्या इन्होंने संग्रह किया? तो संग्रह इन्होंने जो किया उसका नाम रखा प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम इन्होंने संग्रह किया। ठीक है, कब संग्रह किया? तो इन्होंने संग्रह किया 14वीं शताब्दी के अंत तक, अंत में। ठीक है, यह जो प्राकृत पेंगलम है इसमें क्या है? इसमें विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, और बब्बर आदि की रचनाएं हैं। ठीक, तीसरी चीज कि प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना की गई है, विवेचना हुई है। इसी का अन्य नाम, मतलब इस ग्रंथ का अन्य नाम क्या है? प्राकृत पिंगल सूत्र। इस प्राकृत पिंगल सूत्र की टीका लिखी है। किसने टीका की? तो उनका नाम है वंशीधर। तो इतनी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है,
आगे आगे है अगला जो हम लोग के बीच आगे के जो कवि महत्वपूर्ण कवि हैं वो है सारंगधर। कौन है? सारंगधर। ठीक है, हमारे बीच अगले कवि कौन है? तो सारंगधर है। क्या है सारंगधर के विषय में? एक संग्रह इन्होंने बनाया, एक संग्रह इन्होंने बनाया और उसका नाम दिया सारंगधर पद्धति। उसका नाम क्या दिया? सारंगधर पद्धति। उसका नाम दिया सारंगधर पद्धति। इस सारंगधर पद्धति में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग नोट करेंगे। पहली चीज कि इसमें शावर मंत्र है और भाषा चित्र काव्य। और शावर मंत्र तंत्र मंत्र से संबंधित, सिद्धि से संबंधित मंत्र होते हैं, झाड़ फूक आदि मंत्र, तो उसे शावर मंत्र कहते हैं। इसके यानी प्राकृत पेंगलम जो हमारी इसके पीछे की रचना जो थी, प्राकृत पेंगलम, यह जो रचना थी उसके कुछ छंद के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो ग्रंथ की बात की और उसका रचनाकार सारंगधर को माना। ठीक है, और एक चीज और, तीसरी पॉइंट कि हमीर रासो जो उन्होंने कहा कि हमीर रासो नामक एक ग्रंथ है, वह उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज, शिवसी सेंगर आते हैं। शिवसी सेंगर ने क्या कहा? शिव सिंह सेंगर ने कहा कि चंद की पीढ़ी में सारंगधर हुए जिन्होंने हमीर गैरा तथा हमीर काव्य लिखा। ठीक है, पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो बच्चन सिंह ने कही। इन्होंने कहा कि कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता
कौन है? तो वह है शारंगधर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने देखी। आगे एक उसी रचना जिसकी चर्चा भी हुई उसके विषय में थोड़ा सा जान जाते हैं। उस रचना का नाम है हम्मीर रासो। क्या है हम्मीर रासो के विषय में? तो हम्मीर रासो के विषय में जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि राहुल सांकृत्यायन ने इनका मैंने इसका रचनाकार किसे माना? जज्जल को माना। जज्जल को माना। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि जो हम्मीर शब्द है, हम्मीर शब्द अमीर शब्द का विकृत रूप है। ठीक है, यह एक विशेषण है। ठीक है, ये उनका स्पष्ट हूबहू कथन मैं नहीं लिख रहा हूं, ये उन्होंने ऐसा कहा। अच्छा, एक चीज और इसमें लिख लेना, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है तो भी लिख लेना कि एक पंक्ति है इसी में आई है, नूनम बादलम छाई, नूनम बादलम छाई खेह पसरी निह श्रान शब्द खरा। इस तरह की एक पंक्ति है जो पुस्तकों में दी हुई रहती है। तो ये याद रखना कि है तो यह पंक्ति कहाँ की है? यह पंक्ति सारंगधर पद्धति की। ठीक है यह पंक्ति सारंगधर पद्धति की। ठीक, और यह पंक्ति जो है सारंगधर पद्धति की, इसमें यह जो लिखा हुआ है वह किसका है? तो श्रीकंठ पंडित। यानी चूंकि मैंने कहा था कि सारंगधर पद्धति क्या है, तो सारंगधर पद्धति एक प्रकार का संग्रह है। ठीक है, उसमें श्रीकंठ पंडित की यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति संग्रहित की गई है, ये याद रखना।